ब्रह्मदैत्य की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी दोस्तों, जो आप लोगों ने पहले कभी ना ही सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। ब्लडी सत्य आज इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये एक ऐसी अजीबोगरीब घटना है जिस घटना की वजह से मानो एक परिवार की जान यहां तक आ गई हो। एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिना ज्यादा गोल मोल किए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी है राहुल नाम के लड़के की, जो कि देहरादून में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। अपने जीवन में क्या करना है और अपनी मंजिल को कहां पर देखना है, वो इसका रास्ता ढूंढ रहा था। राहुल के 5 बहुत ही गहरे दोस्त थे, जिनमें से 2 दोस्त मुंबई में रहने लगे थे, एक दोस्त दिल्ली में, एक दोस्त मसूरी में और एक दोस्त नैनीताल में रहा करता था। एक दिन राहुल को उसके नैनीताल वाले दोस्त का फोन आता है। नैनीताल वाला दोस्त कहता है कि यार मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं बहुत ही जल्दी अपने गांव से शादी करने वाला हूँ। नैनीताल से नहीं, अपने गांव में जाकर शादी करने वाला हूँ, तो तुमको आना है। राहुल बोलता है अरे ठीक है, लेकिन उन चारों लफंडरों को बुलाया कि नहीं? तो ये कहता है कि हाँ बुलाया हूँ, सब लोग मिलेंगे, मस्ती मजे करेंगे, शादी में तुम लोगों को पूरा हाथ बटाना है भाई, टाइम से पहले पहुंच जाना। मैं गांव में लगभग 15-20 दिन पहले पहुंच चुका हूँगा, तुमको शादी से 1 हफ्ते पहले पहुंचना है। राहुल ने बोला ठीक है भाई, मेरे तो इंटरव्यूज वगैरह ही चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों का देख लेते हैं कैसा क्या होता है। अब शादी की डेट को 1 हफ्ते बाकी थे। इसका जो नैनीताल वाला दोस्त था जिसकी शादी थी, वो अपने गांव में पहुंच चुका था। इसका नाम हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसलिए इसका नाम हम अभी के लिए अमित रख देते हैं। तो जो अमित था नैनीताल से अपने गांव में पहुंच चुका था और इंतजार कर रहा था कि उसके दोस्त लोग आएंगे, लेकिन उसके दोस्त लोग नहीं आ पाते, क्योंकि जो मुंबई वाले दोनों दोस्त थे उन लोगों को अपने अपने ऑफिस में कुछ काम आ जाता है, दिल्ली वाले को भी अपने बिजनेस में कुछ काम आ जाता है, और मसूरी वाला तो भाई होटल वाला था, तो वो कितना छोड़ लेता अपने होटल को दूसरों के भरोसे। तो ये सब लोगों का आना ना पोस्टपोन्ड हो जाता है। मतलब ये लोगों का डिसीजन निकलता है कि अब हम लोग शादी से बिल्कुल 1 रात पहले ही पहुंच पाएंगे। इस बात का बुरा अमित को तो लगता है, लेकिन अमित क्या कर सकता था? अब ये लोग तो बच्चे थे नहीं, बड़े हो चुके थे, अपने जीवन में ये लोग आगे बढ़ चुके थे। लेकिन खैर, अब शादी को 1 दिन बाकी था और ये 5 दोस्त वहां पर पहुंच चुके थे। 5 दोस्त जब राहुल को मिलाकर उस गांव में पहुंचे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए, क्योंकि ये काफी सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। भाई दूल्हे राजा तो अलग थे, अपनी शादी में मशगूल थे, लेकिन ये 5 राहुल, एक दिल्ली वाला, 2 मुंबई वाले और एक मसूरी वाला, ऐसे करके 5 काफी ज्यादा खुश हुए। जितना उस दिन काम कर सकते थे उतना काम करवाए। ऐसा करते करते रात का वक्त आ गया, इधर शादी भी कंप्लीट होते आ गई और इधर पे इनको बड़ी थकान पड़ गई। अब बोले क्या करें, बहुत थकान हो गई, बहुत भूख लगी है, दिन भर से खाना नहीं खाए थे। तो चेयर लगाते हैं और जहाँ पे शादी हो रही थी उसके साइड में बैठ के, थोड़ा शांत वाला माहौल था, 5 दोस्त बैठ के खाना खाने लगते हैं चेयर में बैठ के। अब चेयर में खाना खाते खाते ये लोग बात करने लगे भाई, कि अपना बचपन कैसा था, अपन कैसे मस्ती करते थे ना, कहाँ कहाँ जाते थे ना, स्कूल से निकलते थे तो कैसे पेड़ों को पत्थर मारते थे, उनसे इमली गिरती थी। पेड़ों का टॉपिक इनके बीच में निकल जाता है। अचानक से जो दिल्ली वाला था वो इन लोगों को बताते हुए कहता है यार, पेड़ों की दुनिया भी कितनी अलग दुनिया होती है ना, कि एक पेड़ 2-2, 300-300 साल तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि इमली का पेड़ 300-300 साल तक जिंदा रहता है, बरगद का पेड़ 500-600 साल तक जिंदा रहता है, पीपल का पेड़ 1,500-2 हज़ार साल तक जिंदा रहता है। मतलब कितना ज़्यादा ये डिफरेंट साउंड करता है ना, कि हमारे बीच में कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसने ना जाने कितनी सदियाँ देखी होगी। तो ये बात से काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, मतलब 5 लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ यार, ऐसे करके ना ये लोग साइंस से रिलेटेड बात करने लगते हैं। फिर अचानक से मुंबई वाला क्या बोलता है कि भाई अगर पेड़ वेड़ इतने ज़्यादा पुराने होते हैं तो इनके ऊपर तो भूत भी होते होंगे ना। हो सकता है कि आत्माएं वगैरह जो हैं इन पेड़ों के ऊपर ही रहती होगी। शायद जो हम लोग इतने ज़माने से कहानियाँ सुनते आते हैं कि बरगद के पेड़ में भूत होते हैं, पीपल के पेड़ में भूत होते हैं, इमली के पेड़ में भूत होते हैं, वो सचमुच में होते होंगे, वो कहानियाँ झूठी नहीं होती होगी। उतने में ही मसूरी वाला लड़का कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल सच बात है, भूत प्रेत इन पेड़ों में वास करते हैं। ये बात जैसे ही राहुल सुनता है, देहरादून वाला अपना राहुल, वो तुरंत कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, पेड़ों में भूत वूत नहीं होते, ये केवल कहानियों तक ही सीमित रहते हैं, सच्ची दुनिया में भूत प्रेत पिशाचों का अस्तित्व होता ही नहीं। उतने में ही फिर से
जो मसूरी वाला था वो कहता है कि भाई मैं बहुत कुछ देखता हूँ, मैं एक ऐसे पहाड़ी इलाके में रहता हूँ जो रात होते होते तक एकदम सुनसान अंधेरा और पहाड़ी इलाका बन जाता है। पहाड़ी इलाका बन क्या जाता है, वो तो पहाड़ी इलाका है ही, तो कितना ज़्यादा क्रीपी लगता है। और उस क्रीपीनेस में हम लोगों ने क्या क्या फील किए हैं ना अपने दुनिया में, तो वो हम लोग ही जानते हैं, तू नहीं समझ सकता। राहुल कहता है कि देख भाई, कुछ चीज़ें होती जो हमारे मन में बैठ जाती है, इस वजह से हमारे साथ ये सारी चीज़ें घटती हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता है। इतने में दिल्ली वाला बोलता है कि भाई भूत होते हैं। जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, यहीं से, इसी गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो एक और बराबरी वाला गांव है, उस गांव के बाहरी वाले इलाके में एक इमली का पेड़ है। उस इमली के पेड़ में लोग मानते हैं कि एक राक्षस का साया है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं इस बात को सुनकर। राहुल को फिर से विश्वास नहीं होता है। राहुल बोलता है ये मसूरी वाले का तो ठीक है भाई, तू दिल्ली वाला होकर ऐसी बात कर रहा है? हाँ, इतने बड़े शहर में रहता है, तू ये सब धकियानूसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता है? दिल्ली वाला बोलता है कि भाई कुछ भी हो, हम सच्चाई को तो नहीं ठुकरा सकते ना, सच्चाई से हम पीछे तो नहीं हट सकते ना। वो बोलता है चल, मैं आज अगर प्रूफ कर दिया तेरी सच्चाई को गलत, तो क्या देगा मुझे? राहुल ऐसा बोल के सभी लोगों को चैलेंज कर देता है। सभी लोग भूतों के ऊपर विश्वास कर रहे थे, लेकिन एक राहुल ही था जो बोल रहा था कि मैं आज तुम लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि कोई पेड़ में, इनफैक्ट इस दुनिया में कुछ भूतों का अस्तित्व होता ही नहीं है। ये लोग बोलते कि ठीक है, अगर तूने करके दिखा दिया तो लगी हमारी 1000 रुपए की शर्त। इनकी बचपन की आदत थी, ये लोग बहुत शर्त वर्त लगाया करते थे। शर्त लगाते से ही ये लोग कहते हैं कि जैसे ही हमारा खाना पूरा होगा, हम लोग तेरी कार से वो 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित उस इमली के पेड़ के पास जाएंगे और तू उस पेड़ के सामने खड़े होकर गंदी गंदी गालियां देगा। अगर तूने कर दिया और तुझे कुछ भी नहीं हुआ तो हम मान जाएंगे तू शर्त जीत गया है और हम सभी लोग 1000 रुपए तुझे दे देंगे। राहुल भी खुश था, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं इनको शर्त में हराऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। बचपन वाली चीज़ें ताज़ा हो गई थी। इनका खाना कंप्लीट होता है और राहुल तुरंत ही हाथ धो के आगे बढ़ जाता है। पीछे पीछे देखता है कि चारों आने लगे हैं, सीधे जाता है, अपनी गाड़ी खोलता है, चारों लोग पीछे आके बैठ जाते हैं, एक सामने बैठता है। राहुल मस्त गाड़ी चला रहा था। चलाते चलाते लगभग आधे घंटे बाद वो लोग एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच गए जिस स्पॉट के बाद कार आगे नहीं बढ़ सकती थी। सभी लोग कार से उतरे, कार को लॉक किए और बढ़ चले जंगल की तरफ। इनमें से जो दिल्ली वाला था, दिल्ली वाले को पता था कि वो इमली का पेड़ कहाँ पर मौजूद है। ये इमली का पेड़ लगभग 180 साल पुराना था। ये लोग आगे बढ़ गए और कुछ देर चलने के बाद, लगभग 5 मिनट चलने के बाद, ये लोग एक पेड़ के सामने पहुंच गए। राहुल ने जैसे ही देखा कि इमली का पेड़ है, पुराना सा लग रहा है, यानी ये वही पेड़ है जिसकी ये लोग बात कर रहे थे। वो तुरंत ही अपने दिल्ली वाले दोस्त से पूछता है, कहता है कि भाई देख, ये वही पेड़ है ना जिसकी तू बात कर रहा था? देख अभी मैं कैसे गालियां देता हूँ इसे और तुम लोग के 1000 खत्म, निकाल के रखो। ऐसा बोल के ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा और उस पेड़ को एकदम गंदी गालियाँ दिया। उस पेड़ को अशुद्ध किया, मतलब उसके ऊपर टॉयलेट किया। और जैसे ही पीछे पलटा तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसके पीछे इसका एक भी दोस्त नहीं खड़ा था। मानो कि ऐसा लग रहा था कि ये रात का घना अंधेरा इन चारों दोस्तों को निगल चुका हो। राहुल की पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जितनी दूर तक नजरें पहुंच सकती थी उतनी दूर में इसका एक भी दोस्त का नामो निशान भी इसे नहीं दिखाई दे रहा था। राहुल घबरा चुका था, अपने दोस्तों को आवाज देना शुरू कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स में किसी की भी आवाज रिटर्न में नहीं आई। ये घना जंगल पूरा सुनसान था, किसी के भागने की भी आवाज नहीं आई थी। तो इसके दोस्त भागे भी नहीं थे, तो खड़े खड़े कहाँ गायब हो गए, ये समझ नहीं पा रहा था। इतने में ही इसके पीछे वाले पेड़, जो कि इमली का पेड़ था, उसके पीछे से इसको कुछ हलचल सुनाई दी। ये घबरा गया। इसको ऐसा लगा कि इस घने अंधेरे में कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। ये भागना शुरू कर दिया। नॉन स्टॉप भागते हुए अपनी कार तक पहुंचा। कार में बैठा, मोबाइल निकाला, अपने एक दोस्त को फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके मन में डर हावी हो चुका था। इसने सोचा कि मैं शादी में पहुंच के ही फोन कर लूंगा। वो गाड़ी भगाते हुए आधे घंटे का सफर 15 मिनट में तय कर लिया। और जैसे ही शादी वाले एरिया में पहुंचा, अपनी गाड़ी से उतरा, मंडप के अंदर एंटर किया तो क्या पाता है, इसके चारों दोस्त तो बैठकर अभी अभी खाना खाकर उठे थे और अपना हाथ धो रहे थे। इन्हें देखकर ये पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। इसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये चारों तो मेरे साथ मेरी कार में बैठ के उस जंगल की तरफ गए हुए थे, तो फिर जब मैं लौटा
तो मेरे कार से पहले ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए, जबकि इन चारों के पास कोई भी साधन नहीं था, ना बाइक, ना साइकिल, ना कार। तो फिर ये लोग मुझसे पहले कैसे पहुंचे? इसको विश्वास नहीं हुआ। ये कांपते हुए कदमों से उनके पास पहुंचा और बड़ी हिम्मत करके अपने पहले दोस्त देवेश से पूछा, जो कि दिल्ली वाला था, देवेश तुम लोग मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? देवेश ने ये सुनते से ही कहा कि तुझसे पहले? मतलब हम लोग गए कहाँ थे जो तुझसे पहले पहुंच जाएंगे? इसको फिर से अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसने बोला कि अभी तो हम लोग गए थे ना जंगल में इमली के पेड़ के पास। देवेश सुनकर हंसने लगा कि भाई देख, अभी हमारा चैलेंज लगा था कि तुझे डरा है, तू हमको डराने की कोशिश मत कर। हमारा चैलेंज लगा था कि उस पेड़ के पास जाना है, तू गंदी गंदी गालियां देगा, लेकिन हम इतने सीरियस थोड़ी थे, हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो इतनी रात गए ऐसे सुनसान घने अंधेरे एक श्रापित पेड़ के पास जाएं और उसको तेरे साथ मिलके गंदी गंदी गालियां दे। हम सिर्फ बोलेंगे भाई, ऐसी चीज़ करेंगे नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग अभी अभी उसके साथ गए थे, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वो लोग अगर गए थे तो उससे पहले कैसे लौटे? उसको समझ में आ गया ये चीज़ नॉर्मल तो नहीं थी। उसने बोला कि हाँ, मेरा खाना तो हो चुका है, मैं बहुत थकान फील कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ अपने कमरे में जाके सो जाता हूँ। ये जाकर सो गया। सुबह हुई, विदाई विदाई का माहौल बना। अब सब कुछ ख़त्म हुआ और ये लोग सेम डे शाम के वक्त अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। देहरादून बहुत पास में था इस इलाके से, उत्तराखंड में ही शादी थी। देहरादून वो रात के आसपास पहुंच जाता है। इस वक्त रात के 8:30-9 बजे हुए थे। उसको घर में खाना खाने का मन नहीं था। सारी चीज़ें पिछली रात की उसे रिकॉल हो रही थी। मम्मी ने बोली थी कि बेटा कुछ खाना खा ले, कुछ खाना खा ले, लेकिन उसने नहीं खाया। भाई ने भी बोला था कि भैया कुछ नाश्ता कर लो, लेकिन भाई ने मना कर दिया। अब क्या होता है, ये अपने रूम में बैठे बैठे यही सोचता रहा कि क्या गड़बड़ चल रही है। उसके रूम में उसका भाई भी उसके साथ सोता था। रात भर में उसे नींद नहीं आती है। रात के 3 बजे के आसपास उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। बोलता है यार, इतनी जोर की भूख लगी, अब क्या करूं, क्या खाऊं? ये भूख से तड़पते हुए अपनी किचन की तरफ बढ़ जाता है। दूसरे रूम में उसके मम्मी पापा सो रहे थे, इस रूम में उसका भाई सो चुका था। वो किचन में बढ़ जाता है, मैगी का पैकेट निकालता है और मैगी उबालना शुरू जैसे ही करता है, उसे उसके हॉल से कुछ हलचल सुनाई देती है। वो सोचता है कि मम्मी पापा तो इस वक्त गहरी नींद में सो रहे होंगे, मेरा छोटा भाई भी गहरी नींद में सो रहा था, तो फिर ये आवाज़ हॉल की तरफ से किस चीज़ की आ रही है? ये मैगी का पैकेट साइड में रख के हॉल की तरफ बढ़ जाता है। नज़रें घुमाता है तो पूरी तरह से अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो वापस लौटने लगता है तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है सोफे के ऊपर। पाता है कि सोफे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग की धोती और काला टीका लगाया हुआ है। उस आदमी की आंखें इतनी चटक लाल थी कि मानो घने अंधेरे में भी उसकी लाल लाल आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी। रंग से एकदम गोरा चिट्टा। उसके इस नज़ारे, उसके इस हुलिये को देखकर राहुल की बोलती बंद हो गई, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि तुरंत ही राहुल ने नज़र घुमा के देख लिया था कि घर का मेन डोर बंद है कि नहीं। घर का मेन डोर तो अंदर से बंद था, खिड़की बंद है कि नहीं, खिड़की भी अंदर से बंद थी। मतलब अंदर आने का कोई साधन नहीं था। और अगर अंदर आने का कोई साधन नहीं था तो ये कोई इंसान नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई इंसान तो नहीं होता, ये राहुल बहुत अच्छे से जानता था। राहुल आओ सोचता है ना ताओ, थोड़ा हड़बड़ा के किचन में आता है, गैस बंद करता है और बिना कुछ बोले, बिना शोर किए जल्दी जल्दी आकर अपने बेड में आकर एक कंबल उठाकर दुबक कर सो जाता है। सुबह होने का इंतजार करने लगता है। नींद आ गई थी डर के साथ। सुबह हुई, बड़ी ही मतलब अनकंफर्टेबल नींद थी। सुबह हुई, नाश्ता करने बैठा, सब कुछ नॉर्मल था। अपने घर से भी बाहर नहीं निकला, कोई इंटरव्यू वगैरह कहीं पे नहीं गया। जब सूर्यास्त हुआ ही है, किसे हर मिनट में मानो वो आदमी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ये टेबल में बैठ के अपना कुछ खाना खा रहा है तो वो आदमी उसके सामने बैठा हुआ है, वो ऐसा देखता है। ये अगर अपने रूम में कंघी करने आया हुआ है तो पाता है कि आईने में वो पीछे दिखाई दे रहा है। मतलब राहुल कहीं पे भी सूर्यास्त के बाद जा रहा था तो वो ये पा रहा था कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है, उसको देख रहा है। जैसे राहुल वॉशरूम में गया तो ये पाया कि वॉशरूम के कोने में वो आदमी खड़ा हुआ है, घूर घूर के राहुल को देख रहा है। वो आदमी कुछ बोलता नहीं था, केवल राहुल को देखता ही रहता था, देखता ही रहता था। राहुल को ऐसा लगने लगा कि शायद
मैं घर ही घर पे बहुत रह रहा हूँ ना, इस वजह से ही हो रहा है। मैं बाहर निकलता हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं भी होगा तो भी ज़बरदस्ती बाहर निकलूँगा। राहुल बाहर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन शाम का वक्त जैसे ही लगता था वो आदमी उसे बार बार फिर से बाहर भी दिखाई देने लगता था। घर के अंदर भी वो आदमी, घर के बाहर भी वो आदमी। राहुल उस आदमी की वजह से दहशत में आ चुका था। राहुल कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। जब वो आदमी की शक्ल, वो आदमी का हुलिया इसके ऊपर हावी हो गया, इसको ऐसा लगने लगा कि मैं अपना दिमागी संतुलन खो दूंगा। उसने ये बात अपने मम्मी पापा को बता दिया। मम्मी पापा ने राहुल की ये बात सुने तो ये सोचे कि हमारा बेटा कहीं पागल तो नहीं हो गया या फिर कहीं पोसेस तो नहीं हो गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो डॉक्टर को दिखा के राहुल को दवाइयाँ देना शुरू कर दी। लेकिन दवाइयाँ इस चीज़ में क्या मदद कर सकती थी। अब राहुल की ऐसी कंडीशन हो गई कि वो अपने कमरे से भी बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन कमरे में भी वो हर पल उसे सामने दिखाई देने लगा। राहुल अब अपने कमरे से भागकर अपने घर के बाहर बैठने लगा। वो बाहर बैठा रहता तो ये पाता कि वो आदमी भी बिल्कुल उसके सामने की तरफ बैठा हुआ है, एक टक लगाए उसे देख रहा है। राहुल को ऐसा लगने लगा कि अब मैं पागल हो जाऊंगा। राहुल जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कान बंद करने लगा, आंख बंद करने लगा, पूरी तरह से अपनी एक्टिविटी को एबनॉर्मल कर दिया। राहुल का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। अब घर वालों ने नोटिस किया कि अब ओवर हो गया है, ये चीज़ मेडिकल साइंस से तो सॉल्व नहीं हो रही है। हम अपने घर के एक बाबा जी से बात करते हैं। इनके घर के एक बाबा जी थे जो कि हर चीज़ में इनको सलाह दिया करते थे। बस वो बाबा जी को घर पे बुलाया जाता है। बाबा जी उनके घर में पहला कदम रखने से पहले ही बोल देते हैं कि इस घर में कोई एक बहुत खतरनाक शक्ति का साया है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसका साया। बाबा जी बोलते हैं कि समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके हमारा आसन लगवाइए। बाबा जी बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं, उतनी देर में अंदर के कमरे में इनका आसन वासन लगता है। पूजा अर्चना शुरू होती है। बीच पूजा में बाबा की बॉडी जोर से ऐसा वाइब्रेट करती है और बाबा की आंखें पूरी चटकदार लाल। राहुल भी सामने ही बैठा था, अपनी नजरें झुकाए। बाबा जैसी ही आंखें लाल करते हैं, झटका लेते हैं, जोर से बोलते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को अशुद्ध करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपशब्द कहने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिस घर में मैं पिछले 100 साल से रह रहा था उसको आकर तूने अशुद्ध किया। अब देख, तेरा इस दुनिया में रहना ही मैं खत्म कर दूंगा। जैसे ये नजारे को उसे घर वालों ने देखे, वो लोग घबरा गए। बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा आप क्या कह रहे हो? क्या किया हमारे लड़के ने? ये नजारे को देखकर राहुल जोर जोर से रोने लगा। बाबा को एक और जोर का झटका आया और बाबा की जो आंखें लाल हुई थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। बाबा ने कुछ और मंत्र पढ़े, थोड़ी और पूजा आराधना की और लगभग आधे घंटे बाद बाबा अपने आसन से उठे। बोले कि अब मैं निकलता हूँ, मैं ज़्यादा समय इस घर में नहीं बिता सकता, बहुत ही खतरनाक शक्ति है वो। घर के बाहर निकले, दहलीज के बाहर जैसे ही कदम रखे, बाबा ने बोले कि इस लड़के के साथ ब्रह्म दैत्य का साया जुड़ चुका है। ब्रह्म दैत्य इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि उनसे बच पाना लगभग असंभव होता है। ब्रह्म दैत्य तुम्हारे लड़के से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बचने के लिए केवल एक ही तरीका और केवल 2 महीने ही बाकी है। तुरंत कहते हैं कि बाबा बताइए क्या तरीका है। वो बाबा बताते हैं कि ब्रह्म दैत्य को अपने देव स्थान के बराबर से तुम पूजना शुरू करो। 2 महीने तक भगवान की तरह लगातार उस ब्रह्म दैत्य की पूजा करो। अपने किए की दिल से माफ़ी मांगो, लड़के से माफ़ी मंगवाओ। ठीक 2 महीने बाद मैं ये ताबीज़ दे रहा हूँ, इस ताबीज़ को पहने रहना। ठीक 2 महीने बाद इस ताबीज़ को अपने घर के सबसे नज़दीकी कुएं में जाके डलवा देना अपने लड़के के हाथों। लड़के से कहना कि ताबीज़ डालते टाइम अगर कुएं के पानी में किसी का साया दिखा तो समझ जाना कि वो ब्रह्मदैत्य का साया है और ब्रह्मदैत्य ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन अगर किसी का साया नहीं दिखा तो ब्रह्मदैत्य तुमसे अब भी नाराज़ है और वो रात तुम्हारे लड़के के जीवन की आखिरी रात होगी। ये बात को सुनकर राहुल के माँ बाप की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। बाबा हाथ बढ़ा के उनको ताबीज़ थमा देते हैं। उस दिन के बाद से लगातार 2 महीने तक वो लोग सच्चे मन से ब्रह्मदैत्य की देव स्थान के बराबरी में रख के आराधना करते हैं। और ठीक 2 महीने बाद वो दिन आ जाता है जब राहुल को वो ताबीज़ कुएं में डालने जाना था। राहुल वो ताबीज़ लेकर बड़े कांपते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है, कुएं में डालता है और किस्मत से कुएं के पानी में ब्रह्मदैत्य का साया राहुल को दिख जाता है। राहुल की सांसें जो मानो इतने दिनों से रुकी हुई थी अब खुल सी गई। वो वापस लौटा, खुशी मनाए कि अपने जीवन में इतना समय जो उसने व्यर्थ, वेस्ट और बर्बाद कर दिया उसके लिए दुख मनाए।
इसको कुछ समझ में नहीं आता है। घर पे आता है, माँ बाप को सारी बात बता देता है। चीज़ें उस दिन के बाद से उनके घर पे नॉर्मल हो गई। लेकिन आज इस घटना को 8-9 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना की एक एक चीज़ इन लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। राहुल को आज भी याद है कि उस रात में इसने क्या गलती किया था। और इस कहानी के ज़रिए राहुल केवल इतना ही चाहता था कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को आगाह करूं, सतर्क करूं। ये सच्ची घटना की सच्ची कहानी मुझे राहुल के भाई के दोस्त ने लिख भेजा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है इस वीडियो को अब तक देखे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।